नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों की जिससे हलचल मच गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ की धरती से कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। इससे पहले कल प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां से भी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने जबरदस्त निशाना साधा। हम आपको बता दें, राजस्थान के बांसवाड़ा में भी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने हमला किया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को के आगे उन्होंने उन पर तंज कसा और इसी के साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र भी सवाल घोषणा पत्र पर उठा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना धन है, कितनी मकान है, इसका सर्वे कराया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, कितना सोना है, उसकी जो सोना होता है वो स्त्री धन होता है, उसकी भी निगरानी होगी। साथ ही कांग्रेस की नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर भी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये माओवादी सोच है, ये वामपंथियों की सोच है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में, खासकर उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसी बयान के बाद से कांग्रेस में मानो भूचाल सा आ गया है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बहस में आगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ खान-पान से लेकर त्योहारों तक, परिवारवाद से लेकर बच्चे पैदा करने तक इस चुनाव में हमने सब तरह की राजनीति देखी। कहते हैं ना कि राजनीति में परमानेंट ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। लेकिन अब 24 की लड़ाई माताओं और बहनों पर आ गई है, उनके मंगलसूत्र पर आ गई है, उनके स्वाभिमान पर आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितने मकान है, इसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, पीएम ने आगे कहा कि हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, वो स्त्री धन होता है, लेकिन कांग्रेस की नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। ये माओवादी सोच है, ये वामपंथियों की सोच है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर
कि हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और उसके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता, वो ऐसी बातें लेकर आते हैं। अगर उनके पास अपने कोई ठोस मुद्दे हैं, कोई ठोस काम है, तो वो बता सकते हैं, जैसे हमने नरेगा खाद्य सुरक्षा के बारे में बताया है। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। आगे देखते हैं जनता किसे पसंद करती है और किसे नकारती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसने किसे क्या कहा, साथ ही अब ये जो चुनाव है वो हिंदू मुसलमान पर आ चुका है। हमारे साथ इस डिबेट में भाग लेने के लिए विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हमारे साथ विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने काउंटर किया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के पास अगर समय हो तो वो अपना मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री को समझाना चाहेंगे। उनको पता है कि 102 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, उस आकलन के बाद उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, 400 पार का नारा फ्लॉप हो जाएगा, इसीलिए अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप, विजय शर्मा जी। हाँ जी मैं बताना चाहता हूं। देखो, प्रधानमंत्री जी ने बड़े संयम के साथ और बड़ी विनम्रता से अपनी बात एक रखी है कि कांग्रेस का क्या इतिहास है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। आज आप पहली बार देखेंगे कि मैनिफेस्टो ये तय करेगा कि किस धर्म के आदमी को क्या कपड़े पहनने, क्या खाना खाना है, किस तरह के रहना है। तो ये क्या चीज लक्षित करता है। और जो मनमोहन सिंह जी ने बोला है, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे नहीं बोला था, उन्होंने रिसोर्सेज पे बोला था, संसाधनों पे बोला था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि वो देश में इस तरह की हालात बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वो अपने चरम पे पहुंच जाए। इनके राज में आपने देखा होगा जो लुटियन जोन है, उसमें से 24 प्रॉपर्टियों में से 23 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। वो क्या था? तो जब देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि पहला जो हक होगा वो मुस्लिमों का होगा, तो इसमें प्रधानमंत्री जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री वो बोल रहे हैं। जो अभी आपने साउथ में देखा होगा, साउथ में राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, तो जो उनका अनुवाद करता है, क्योंकि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा कुछ और होती है, तो वहाँ समझाने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से यही बोला है, पूरी तरीके से ये बोला है कि भाई हम जो फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल, उससे हम सर्वे कराएंगे और फिर इनको हम हक दिलाएंगे। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं, तो और तीसरे को इनका मैनिफेस्टो बोल रहा है क्या कपड़े पहनाएंगे, क्या किस तरह के उनको विदेश भेजने का काम करेंगे, और पर्टिकुलर जाति का नाम, धर्म का नाम लेते हैं, उनके मजहब का नाम लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें तो बिल्कुल क्लियर कट है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। देश के लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह की पार्टी आज इलेक्शन में है, कि वो किस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। खड़गे जी बोलते हैं हम सनातन को मिटा देंगे, मनमोहन जी बोलते हैं हम संसाधनों पे पहले हक दे देंगे, राहुल जी बोलते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब तो सीधा हुआ कि आप हमसे लूट के जिसके पास भी होगा उससे 10-15 बच्चे जिसके पास है उसको दे देंगे। यही होना है भाई। आप जाति जनगणना कराएंगे, जिसके पास 15-20 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे वाला अपना इकट्ठा करेगा, बेचारा जोड़ेगा और ये लूट के उनको दे देंगे। तो ये तो स्पष्ट है। तो मेरा कहना ये है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। गुजरात में आपने देखा होगा, हमारी अच्छी शुरुआत हो चुकी है।
उससे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बदहवास हो चुके हैं। तो इसलिए ये मैनिफेस्टो भी इसलिए लाए थे क्योंकि इनमें आज की डेट में इलेक्शन लड़ने की इच्छा शक्ति बची ही नहीं है। लोगों का जन समर्थन ये खो चुके हैं। तो ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं प्रदीप सिंह, मैनिफेस्टो के बारे में प्रवक्ता बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी से, क्या प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? इनके साफ और आवाज हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमें आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है प्रदीप जी? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है अभी। ठीक है। क्या सत्ता में अगर आपकी पार्टी आती है तो लोगों से धन संपत्ति छीनकर अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा जिनके बच्चे हैं ज्यादा, और साथ ही ऐसा मैनिफेस्टो में है कि धन संपत्ति आपके पास क्या है सबकी गणना कराई जाएगी। ये आरोप है प्रधानमंत्री का सीधे तौर पे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि धन संपत्ति का आकलन होगा, गणना किया जाएगा, आपके पास क्या है, क्या कुछ है घर में, सबकी गणना होगी और वो आगे जाकर आप जिनके ज्यादा बच्चे उनमें बांट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जातीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री, वक्ता सबके पेट में संतोष करना चाहिए। इससे इनको ये लगता है संतोष तबके के जो लोग हैं उनके आज पैसे पड़े ऊपर, अगर सरकार एक काम करना चाहती है उसके पेट में दर्द होगा। इसे लगता है कि वो ये कह रहे हैं बेहतर तरीका है। आप एक ये डॉक्टर अम्बेडकर को करने वाले तो नहीं है, लगातार भारत व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। तो आप देखिए, चाहे आप विद्यालय हो वहां तरीके से उन्होंने आरक्षण को बैकडोर, जब हम ये कह रहे हैं इतना ही नहीं, आप आपने कहा 20 करोड़ लोगों, आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं पीसीआर से कहूंगी बहुत क्लियर लाइन पे आपको पैच करे। पीसीआर प्लीज, जहां हमारी लाइन क्लियर हो उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पैच कीजिए। हमारे साथ पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन में अगर ये कोट करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है तो ये वही करेगी जो उनका एजेंडा पहले से था, मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो गलत कहां से? नहीं, देखिए प्रीति जी, पहले बात तो यही गलत है कि जो मुसलमानों की कहा जा रहा है कि पहला हक उनका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक लंबी स्पीच दी थी और पूरे एक उसका संदर्भ के बिना संदर्भ से काट के उन्होंने पूरा जो लोग दबे कुचले लोग हैं, आदिवासियों के बारे में बात कर रहे थे, दलितों के बारे में, ओबीसी के बारे में और अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहे थे। और इन सब के ये, क्योंकि असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री जी भी हैं उनका भी हाथ जो है थोड़ा सा टाइट है अंग्रेजी के मामले में। वो समझते नहीं, वो पूरे, अगर आप टेक्स्ट को पढ़िए उनके, आप भी देख लीजिए उसको पढ़ के, तो वो पूरे, वो सब के लिए कहा गया, इन सब लोगों का, जो भी लोग जिनको अभी तक जो है कि मेन हाशिए पे रखा गया है, जो हाशिए पे पड़े हुए हैं, उनका पहला रिसोर्सेज पे है ताकि वो उनको एम्पावर किया जाए। एम्पावर शब्द का मनमोहन सिंह जी ने इस्तेमाल किया है और इस पहला अधिकार इन सब के लिए कहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, क्योंकि मुसलमानों की बात सबसे लास्ट पे उन्होंने करी और उसके बाद उन्होंने ये कहा, तो लग रहा है बस वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको अगर पढ़ा जाए, आप सुना जाए ठीक से, तो ये उसको अगर काट के आपसे यही कहें तो ये तो भारतीय जनता पार्टी
का चूंकि एक हिंदू मुसलमान करने का तरीका रहता है, यही करते हो। और मुझे बड़ा दुख हुआ नहीं तो जब जिक्र हो रहा है मैनिफेस्टो में सर, जब मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी जिक्र करती है तो क्या अपने भाषण में प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैनिफेस्टो में भी तो कह रहे हैं ना कि आप मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, उसमें क्या है आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये अगर सत्ता में जीत करके आते हैं तो कई सारी चीजें हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हम अल्पसंख्यकों के लिए करेंगे। नहीं, वो सबके लिए करेंगे, यही तो खूबसूरती है उसकी, उसमें सबके लिए करेंगे। जाति जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, सब जिसके पास, और ये बात तथ्य है, तमाम आंकड़े इस तरह के आ रहे हैं कि 1% जो आबादी इस देश की, उसके पास 40% जितने रिसोर्सेज पे कब्जा है उनका। और हम और आप सब देख रहे हैं किस तरह से लगातार पिछले 10 साल में भी कुछ लोग जो है ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और बाकी लोग नौकरियों से बाहर हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जीवन उनके लिए चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो कमजोर होते चले जा रहे हैं। करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी, उसके बाद मनीष गुप्ता जी। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जिस तरह से बात, विजय शर्मा जी 10 सेकंड का काउंटर ले लेते हैं, 10 सेकंड का काउंटर पीयूष पंत जी। प्रधानमंत्री के ओहदे का व्यक्ति इस तरह की बातें करे, ठीक है, बड़े दुख की बात है। सुनिए थोड़ा तेज बोलिएगा विजय शर्मा जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। जी पीयूष जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, यहाँ टीवी के ऊपर बैठ के आप झूठ मत बोलिए। आप उनका भाषण सुनिए, आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छी नहीं आती। आप आरोप लगा रहे हो, निंदनीय है, लेकिन आप भाषण छोड़िए, आप मनमोहन सिंह जी का सुनिए। आप तो इंग्लिश अच्छी जानते हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है खासकर मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम वर्ड बोला है उन्होंने। और किसमें बोला है उन्होंने? एनडीसी की में, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, जो विकास राष्ट्रीय विकास की जो कमेटी है उसके अंदर बोला था मनमोहन सिंह जी ने। तो आप कृपया करके यहाँ झूठ मत बोलो कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में नहीं बोला था। दूसरा, मैं नहीं कह रहा हूँ धर्म के आधार पे आपने कर्नाटक में धर्म के आधार पे आरक्षण दिया या नहीं? आप मुझे नहीं बीच में मत बोलो प्लीज, आप सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए पीयूष जी, आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है मनीष गुप्ता जी, ठीक है, एक सेकंड मनीष गुप्ता जी, और भी 2 मेहमान आ गए, उनको आप कर्नाटक विजय जी मैं आपको तुरंत मौका दूंगी, लेकिन 2 मेहमान और जुड़ गए, उनके पास चलना पड़ेगा। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी आ गए, उनके पास, उसके बाद मौलाना, ठीक है, उसके बाद मौलाना राशिद साजिद रशीदी साहब हैं। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कांग्रेस पर पलटवार किया है, कांग्रेस पर उन्होंने बांसवाड़ा में और आज भी उन्होंने कांग्रेस पर तीखी सीधी उन पर वार किया है, क्या कहेंगे इस पर? प्रीति जी, अभी पीयूष पंत जी की बात सुन रहा था, मैं उनसे निश्चित रूप से असहमत हूं। मैं आपको उनका जो भाषण है उसकी लाइन बोलता हूं। ही सेड कि वी विल एम्पावर SC, ST, OBC। इसका मतलब है कि वो उनको अधिकार देंगे, उनको मजबूत करेंगे, जिसका मतलब है उन्हें आरक्षण देंगे, प्राथमिकता देंगे, यानी SC, ST, OBC को आरक्षण देंगे जो मिल रहा है। इसके अलावा एम्पावरमेंट करने का तरीका सरकार के पास दूसरा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने बोला, उनके पास प्रायोरिटी है माइनॉरिटीज के लिए, उसमें पहले स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। अगर माइनॉरिटी को उन्हें एम्पावर करना था, ये प्रिविलेज देनी थी, उन्होंने वर्ड बोला स्पेशली का मतलब है खासकर मुसलमानों के लिए। क्या देश में दूसरे और माइनॉरिटी नहीं है? क्या ईसाई नहीं है? क्या सिख नहीं है? क्या सिख माइनॉरिटी नहीं है? या जैन माइनॉरिटी नहीं है? स्पेशली मुसलमान कहने का क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान इकट्ठा होकर कांग्रेस को वोट दें? मैं समझता हूं उससे ज्यादा घोर निंदा वाला स्टेटमेंट कोई हो नहीं सकता। ठीक है, मौलाना साहब भी हमारे साथ है। मनीष जी, मैं आपके पास आती हूँ। मौलाना साहब, अभी जैसा कि मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण नहीं है, तो क्या है कि मनमोहन साहब अपने टेन्योर में साफ साफ कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और ये इस बार के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी साफ साफ झलकता है कि ये माओवाद देश में लागू करना चाहते हैं। मौलाना साहब, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज मिल रही है आपकी। जी, इनसे ये पूछिए कि माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान है क्या?
हाँ उन्होंने बोला है माइनॉरिटी में minority- सारी माइनॉरिटी आती है, यही बोला है। उसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सब है उसमें। मौलाना जी उन्होंने साफ तक बोला है मुस्लिम। नहीं उनको बोलने दीजिए ना, एक सेकंड, उनका टाइम अगर- आप लोग काउंटर कैसे करेंगे? बीच में मत बोलिए, आप लोग उनको बोलने का मौका दीजिए। क्या कह रहे हो मौलाना साहब? बोलिए, अपनी बात रखिए। ये जो सुनिए, ये जो लोग मुस्लिम बोल रहे हैं ना, हाँ। इनसे कहिए या तो आपको पढ़ना नहीं आता या आपको सुनना नहीं आता। उन्होंने बाकायदा, उनकी वीडियो है, पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, उन्होंने माइनॉरिटी कहा है। ये इंग्लिश की स्पीच है, मुसलमान का नाम ही नहीं उस पूरी फिर भाई बीच में मत टोकिए प्लीज, उनको सुन लीजिए। क्यों बीच में बोल रहे हैं आप भाई? आपको बीमारी है बीच में बोलने की? बोलिए बोलिए मौलाना साहब, अपनी बात रखिए प्लीज। सुनिए 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 सुनिए, देखिए माइनॉरिटी का मतलब है सब, जितनी भी माइनॉरिटी आती हैं। दूसरे ये सरकारों का जो काम होता है वो ये होता है कि जो नीचे स्तर से गरीब आदमी है उससे काम शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे बीजेपी कर रही है कि सब अंबानी अडानी से काम शुरू किया जा रहा है। सारा जितना देश का पैसा है देश की जो भी धरोहर है वो सारी की सारी अडानी अंबानी को दी जा रही है। आज पोजीशन ये हो गई हरियाणा पंजाब में कि सारा गेहूं अडानी के गोदामों में जा रहा है। ये सरकारों के काम थोड़ा ही है। आपने पूरे देश को गिरवी रख दिया अडानी अंबानी के उसमें। आप लाल किले को आपने 20 करोड़ में टाटा को दे दिया। आप लाल किले का लालन पोषण नहीं कर पाए। जहां 15 अगस्त में हर साल प्रधानमंत्री खड़े होकर स्पीच देते हैं और फख्र समझते हैं अपने लिए, उस लाल किले का रखरखाव नहीं कर पाए आप। लेकिन मौलाना साहब यहाँ एक सवाल आप बनता है। मुसलमान चिल्लाते हैं। मौलाना साहब मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, अगर बीजेपी के लोग मुसलमान पाकिस्तान ये करना छोड़ दें तो इनको एक भी वोट ना मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है कि जब ये भाषण दिया गया था, आपको मेरी आवाज आ रही है मौलाना साहब? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जब ये भाषण दिया गया था तब आप लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया था कि देश के संसाधन पर सिर्फ अलग अलग अल्पसंख्यकों का हक नहीं है बल्कि बहुसंख्यक हिंदुओं का भी हक है, या बहुसंख्यक जो लोग हैं उनका भी हक है? आपकी तरफ से भी तो बोला जाना चाहिए था। आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं उस वक्त में जो भी कहा गया, उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ इसलिए कहा है कि निचले स्तर से काम शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम नहीं है, तमाम वो अल्पसंख्यक हैं जो पिछड़े हैं उनके लिए। मैं कह रही हूँ कि तब आप लोगों की तरफ से या फिर अल्पसंख्यकों की तरफ से इस शब्द का, इस बयान का विरोध हुआ कि देश में सबको बराबरी का हक मिले, और बराबरी के हक में अल्पसंख्यक से लेकर के बहुसंख्यक पिछड़े भी आते हैं, बहुसंख्यक पिछड़े भी आते हैं। आप मुझे बताइए, जो लोग देश में अमीर हैं वो तो अमीर हैं ही ऑलरेडी। बहुसंख्यक पिछड़े कहाँ जाएंगे सरकारों सर? का काम है इसका गरीबों जवाब के लिए देखना। बहुसंख्यक पिछड़े कहाँ जाएंगे सर? इसका जवाब है आपके पास? आप मुझे बताइए, देश की जो भी स्कीम निकलती है वो क्या बहुसंख्यक को अलग करके निकलती है? सर यही बात, बहुसंख्यक पिछड़ों पर जवाब नहीं दे रहे। सबके लिए बराबर है। छोटे से ब्रेक के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हम जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? चलिए, अभी हमारे साथ पैच नहीं है, मौलाना साहब जवाब देंगे जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का क्या? देखिए, इसमें माइनॉरिटी में ऐसा नहीं है कि आप डिबेट इस पर मत करें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए है जो माइनॉरिटी में भी मजबूत किस्म के लोग हैं। आपको पता होगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान दलित से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे हालात में क्या मुसलमानों के लिए इस तरह की स्कीमें नहीं आनी चाहिए? मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं ये चाहता हूँ मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हो। कितने मदरसों को इन्होंने कंप्यूटर दे दिए, कितने मुसलमानों के लिए एजुकेशन के रास्ते इन्होंने खोल दिए। बल्कि इन्होंने जो है ये किया कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ स्कीमें थी उन तमाम को ख़त्म करके बैठ गए। दिल्ली के अंदर दिल्ली वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू अकेडमी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सारी स्कीमें जो मुसलमानों के लिए हैं उन पर प्रहार कर रहे हैं बाकायदा। नहीं सर, देखिए मुसलमान को कोई फायदा ना पहुंच जाए। बहुसंख्यक को सिर्फ आपने कहा कि सिर्फ मुसलमान नहीं आते, तमाम अल्पसंख्यक लोग आते जो उसमें इंक्लूडेड जोड़े जाने चाहिए। आप उनको क्यों नहीं देखते? मेरा इसमें सवाल आया कि जब ये चीजें आई तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का क्या? उसका जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। विजय शर्मा अगले, विजय वर्मा जी हमारे साथ। नहीं, हम इसका जवाब क्यों, ठीक है, हम इसके लिए विरोध क्यों करें? इसका विरोध तो बहुसंख्यक लोगों को करना चाहिए था। विजय जी जो कह रहे हैं मौलाना साहब, उसका जवाब दीजिए जल्दी से। क्या मुसलमानों के बारे में सोचा नहीं जाना चाहिए देश में? अनम्यूट करिए सर। मैं कहा मौलाना जी चैनल पे बैठकर झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे पास आपको अभी मैं मैसेज भेज देता हूँ, गेहूं खरीद का सरकार ने गेहूं खरीद की है MSP के ऊपर, तो आप कहते हो अडानी खरीद रहे हैं, तो अब झूठ मत बोलो। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मेरी इतनी सारी जमीनें हैं, उसकी खरीद सरकार ने की है, तो आप झूठ मत बोलो। दूसरा आपने बोला कि मुस्लिमों के लिए तो धर्म के आधार पे मोदी जी कोई काम नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी सारी पॉलिसी होती है वो ज्ञान के आधार पे होते हैं, गरीब, नारी, युवा, आदिवासी, इस तरह से है। हमारे धर्म के आधार पे नहीं है, हमारा कांग्रेस की तरह नहीं है कि आपको कर्नाटक में वो दे दिया आरक्षण, आपको 23 प्रॉपर्टी कहाँ पे दे दी? लुटियन जोन के अंदर आपको। वक्फ बोर्ड आज कौन है? भारत सरकार की प्रॉपर्टी का अलावा अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसी के पास है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो आप किस तरह से झूठ की राजनीति करते हो? आपके राहुल गांधी जी अभी साउथ में बोलते हैं। तो मेरे भाई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को सरकार ने दी है क्या? आप मैनिफेस्टो से भाग सकते हो क्या? मैनिफेस्टो पढ़वा दूं क्या कांग्रेस का, जिसमें बोला है कि उनके कपड़े कैसे पहनवाएंगे? वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, जो माइनॉरिटी है उसके लिए कपड़े कैसे पहनेंगे, वो खाना कैसे खाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहते हैं हम जो अपने रिटायर्ड जजेज है उनकी कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी आप वही तानाशाही जो 1976 में आपने इंदिरा गांधी ने की थी, वही आप तानाशाही करना चाहते हो। आप मीडिया के ऊपर कहते हो मीडिया को आजाद करना चाहेंगे, मतलब मीडिया को ये आजाद करेंगे, तो इसका मतलब उसके ऊपर अपनी कोई कमेटी बैठाएंगे। तो आप कमेटी बैठाने का नाम ढोंग रच के आप सीधे बोलते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी ने जो उस टाइम के थे मनमोहन जी, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बोला, प्राकृतिक संसाधन नहीं बोला, उन्होंने रिसोर्सेज बोला। तो संसाधन तो भाई मेरे भी है, मौलाना जी आपके भी है, तो इसका मतलब हमसे लूट के आपको दिए जाएंगे। मुस्लिमों का साफ कहो तो मैं आपको अभी वीडियो भेज देता हूँ। मनमोहन सिंह जी जो आप कह रहे हो अल्पसंख्यक बोर्ड बोला है, उसमें साफ बोला है मुस्लिम वर्ड स्पेशल, खासकर मुस्लिमों के लिए। तो आप इतना तो झूठ मत बोलो जिसका पूरे वर्ल्ड के मौलाना साहब काउंटर करना चाह रहे हैं। मौलाना साहब बोलिए। देखिए मेरे पास बयान है, मैं भी वीडियो दे देता हूँ, मैं चलवा देती हूँ। इनसे कहिए कि अगर ये मुसलमान लफ्ज उसमें चलवा देती हूँ, मैं चलवा देती हूँ। अगर मुसलमान लफ्ज इसमें दिखा दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था, एक बार जल्दी से चलवा देते हैं। मैं चलवाइए एक सेकंड सुन लीजिएगा। Particularly, the Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. ठीक है मौलाना जी अब बताइए इसमें मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम अरे कहाँ मुस्लिम कहाँ बोला है उसने? मुस्लिम माइनॉरिटी शब्द बोला है। प्रीति जी आप इनको समझाइए। माइनॉरिटी नहीं सुन, कैसी बात अरे कमाल की बात है। आप क्या कर रहे हैं आप? स्पेशल बोला है उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी, दोबारा सुनवाइए इन्हें। कहाँ बोला है? कहाँ बोला है? प्रीति जी समझाओ जरा इनको। सिर्फ माइनॉरिटी बोला है, सिर्फ माइनॉरिटी बोला है, मुस्लिम का नाम भी नहीं आया पूरे बयान में, कहीं मुस्लिम का नाम नहीं है। आपको पता है कब का बयान है? आप बता दोगे बयान कब का है ये? आप अपना नंबर भेजिए, मैं आपको इनसे पूछिए बयान कब का है ये। अरे आप मुझे बताइए कब का बयान, कौन सेशन का बयान है ये? 2006 का जयपुर का है ये। हाँ, उस वक्त में प्रधानमंत्री होने के साथ साथ में वो डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे उसके, और उन्होंने बाकायदा उन तमाम लोगों को जो उस संदर्भ में बैठे हुए थे, डेप्यूटी चेयरपर्सन से ज्यादा बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है। अगर उसके साथ साथ वो डेप्यूटी चेयरपर्सन भी हैं किसी पर्टिकुलर
जोन के, किसी पर्टिकुलर एरिया के, हो सकता है माइनॉरिटी के या फिर दूसरे विभाग के हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं ना। वो कह रहे हैं कि वो बयान कैसे दे सकते हैं। हालांकि अभी प्रीति जी आप बताइए, प्रीति जी आप बताइए, आपने सुना था नहीं सुना था मुस्लिम वार्ड? आप मुझे बताइए। चलिए नहीं, वो आप बताइए सर, वो आप बताइए। मैंने तो बता दिया इनको, सुना मैंने तो बता दिया, वीडियो सुनकर दोबारा सुना दीजिए इनको। उन्होंने स्पेशली बोला है, पर्टिकुलरली मुस्लिम वार्ड बोला है, मुस्लिम माइनॉरिटी। आप अब ये सुनना नहीं चाहते हैं तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा उसे आप छोड़िए, आप बताइए मैनिफेस्टो में आप ये तय करेंगे कि वो क्या खाएंगे, वो क्या खाना खाएंगे। सुनिए, अरे मेरी बात मनीष गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी को जल्दी से बात कीजिए। मनीष गुप्ता जी, He said that plans for the minorities. मैं एक सवाल इनसे करना चाहता हूँ। हाँ सुनिए, हाँ, इनसे पूछिए कि चलिए मनमोहन सिंह ने मुसलमान कहा है, आपने तो मुसलमानों को देना बंद कर, मुसलमान को टिकट देना बंद कर दिया। एक मंत्री थी उसको खत्म कर दिया, खत्म किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। आपको आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है मेरी? प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? पीयूष पंत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, ठीक है। मनीष गुप्ता जी अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। चलिए बोलिए, क्या कह रहे थे? मैं ये पढ़ के सुना रहा था, plans for the minorities, especially Muslims, must have the first claim on resources. जो भी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा रिसोर्सेज, उन्होंने नेशनल रिसोर्सेज नहीं कहा, रिसोर्सेज कहा। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो रिसोर्सेज होंगे वो मुसलमानों में बांटे जाएंगे। इसका मतलब साफ साफ वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ये कहना चाहती है कि जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ाएगा उसको उतने ज्यादा बेनिफिट होंगे। आप देखिए इस देश में जनसंख्या पर लगाम की बात खत्म हो गई। धर्म की गणना, जाति की गणना होगी। जिसकी जितनी ज्यादा जाति होगी, राहुल गांधी कहते हैं, उसको उतना बड़ा लाभ मिलेगा। यानी जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब देश का विकास गया भाड़ में। जनसंख्या बढ़ाओ और लाभ पाओ, ये कांग्रेस की असलियत है। यही इनका घोषणा पत्र कहता है। और इस घोषणा पत्र के हिसाब से देश का विकास सबसे आखिरी प्रायोरिटी है। बस कैसे भी जातिवाद में देश को बांटकर, तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एक खास धर्म के वोट लेकर सरकार में आना, सत्ता में आना और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना, ये कांग्रेस का विचारधारा लगती है। मंगल सूत्र पर कैसे वार हो रहा है, पहले ये बताइए मनीष गुप्ता जी। अब उसमें मैं बता दूं क्या है। अब वो ये कहना चाहते हैं मोदी जी, अगर हम इस विचार को ड्रिल डाउन करें कि सोचें ये कैसे होगा, तो जाहिर है पूछा जाएगा भाई आपके पास कितना सोना है। आपके पास 50 ग्राम सोना है, 5 तोला सोना है। भाई एक लेडी के पास कितना सोना है कि मेरे पास एक भी सोना नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, आप 5 हैं, आप ये एक है, आप इसमें से 20 ग्राम सोना उसको दे दीजिए। अब जाहिर है 20 ग्राम में या तो उसका मंगलसूत्र आएगा या उसकी सगाई की अंगूठी आएगी। चलिए प्रदीप जी क्या जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से? प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या जुड़ गए हमारे साथ? ठीक है। पीयूष पंत जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की गणना करेंगे और करवाएंगे, और साथ ही वो कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। इसका क्या मतलब है सर? देखिए चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा जा रहा है। एक तो वो मैनिफेस्टो कांग्रेस का कहीं जो है कि मुसलमानों की बात करता ही नहीं है, सबकी बात करता है। पहले भी प्रधानमंत्री ने उसको जो है कि गलत तरीके से कहा कि वो जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। अब इधर से ले आए कि वो और यहाँ पे कहीं मनगढ़ंत चीजें अपने तरफ से जोड़ के कि माँ बहनों के गहने भी ले लिए जाएंगे। सब कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे सरकार कराती रहती है, इकोनॉमिक सर्वे, ताकि
सरकार को पता लगे कि माली हालत, आर्थिक स्टेटस लोगों का क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसी हिसाब से योजनाएं बनती हैं, सरकार की नीतियां और योजनाएं बनती हैं। प्लानिंग कमीशन इसीलिए था, नीति आयोग इसीलिए है, ये सरकार इकोनॉमिक सर्वे कराती है। और राहुल गांधी का खासकर कहना था कॉरपोरेट्स के संदर्भ में, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके आदिवासी इलाके में कहा और इस तरह से मनगढ़ंत बातें करी कि जो है आदिवासियों से छीन लिया जाएगा। ये सब कहीं भी कुछ भी नहीं है। वहां पे जो है कि जो एक इक्विटी की बात की गई है उस मैनिफेस्टो में, बराबरी की बात की गई है, और जो लोग लगातार रिसोर्सेज जिनके हाथ में कंसंट्रेट होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो उसको जो है एक बराबरी लाने के लिए, सबको जो है कि बराबरी हिस्सेदारी मिले, उस तरह की जो है नीतियां बना के चलने की बात कही जा रही है। उन्होंने एक साफ कहा कि अगर जो है कि कॉरपोरेट्स के 16,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं सिर्फ उनके, तो दलितों के क्यों नहीं, आदिवासियों के क्यों नहीं, छोटे व्यापारियों के क्यों नहीं, उन सबके भी माफ किए जाने चाहिए और हम माफ करेंगे अगर बड़े घरानों के माफ होते हैं। तो वो एक जो है कि बराबरी की बात वो कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री को लगता है कहीं न कहीं अर्बन नक्सल का इस्तेमाल वो करने लगते हैं। जब कहीं उनको लगता है कि कुछ नहीं सुझाई दे रहा है, तो वो बदनाम करने के लिए अर्बन नक्सल और इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए इस समय तो देखिए चुनाव है, आपने क्या किया और अब आप आगे क्या करेंगे, क्या ऐसी योजनाएं लाएंगे कि उससे लोगों की बेहतरी हो। उसके बजाय आप जो है चीजों को कहीं न कहीं ट्विस्ट करके मुसलमान और हिंदू इस तरह से करके आप बातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस तरह से, मतलब कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले व्यक्ति इस तरह से अगर बातें करें तो उनके स्टैंडर्ड से बहुत कम है। और जिस अल्पसंख्यक के मुसलमानों के लिए आप लोगों ने तमाम घुसपैठी तक की बात कर दी, उन्हीं घुसपैठी तथाकथित घुसपैठियों की नहीं, इसको बात देखिए, उन्हीं तथाकथित घुसपैठियों की महिलाओं के लिए आप 3 तलाक का बिल ले आए। उन्हीं घुसपैठियों के लिए आप काउंटर भारतीय जनता पार्टी से आप करिए, उसके बाद प्रदीप जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति भाजपा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जी पीयूष जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मुस्लिम लीग है आज की, ये कौन सी मुस्लिम लीग है? ये संस्थापक वही मुस्लिम लीग के हैं जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के साउथ के ये चीफ थे, जिन्ना के साथ थे। ये वही मुस्लिम लीग है, वही सारी बातें हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कोई गलत नहीं बोला, आप इस तरह की बातें ना कीजिए। और दूसरा, एक देश का प्रधानमंत्री मुस्लिमों की धर्म के आधार पर बात करता है, ऑफिशियली बात करता है कि हम मुस्लिमों को ये देंगे, तो वो गलत बात नहीं है। और एक प्रधानमंत्री कहता है कि सबका संसाधनों के ऊपर हक है, वो दलित का भी है, गरीब का भी है, पिछड़े का भी है, गरीब नारी का भी है, आदिवासी का भी है। यही तो मनमोहन सिंह भी कह रहे थे, नीचे बात करता है। यही तो मनमोहन सिंह भी कह रहे थे, उसको ठीक से पढ़िए आप, अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ लीजिए। पीयूष जी उनको बोलने दीजिए, पीयूष जी उनको बोलने। पीयूष जी, मैं पढ़ के ही आ रहा हूँ, तो मैंने पढ़ के ही आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप भ्रमित मत करो जनता को। आपने सद्बुद्धि देनी है तो राहुल बाबा को दीजिए। वो किस तरह की बात है, उनके आसपास जितने वामपंथी आ गए हैं ना, उनकी जो बुद्धि है वो वामपंथियों की यही तो विचारधारा होती है। जैसे नक्सली अभी हम लड़ रहे हैं, अभी आपने देखा नक्सलवाद भी हमने किस तरह से कम किया है। कांग्रेस के सरकार में कैसे हमारे 78 फौजी मारे जाते थे, आज देखो आज कितने सारे नक्सली मारे गए हैं। तो आप इस तरह की भ्रमित करने वाली बातें अच्छा नहीं लगता आपको? प्रदीप जी कांग्रेस पार्टी से हैदराबाद में 7 अप्रैल को राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर एक सर्वे कराने की घोषणा राहुल गांधी करते हैं। वो कहते हैं जातिगत जनगणना और वेल्थ सर्वे मैं कराऊंगा, हमारी पार्टी अगर जीतती है तो कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानगत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सर्वेक्षण कराया जाएगा। साथ ही वो कहते हैं कि सर्वे में लोगों की संपत्ति पता लगाई जाएगी, किसके पास कितना है, किसके पास क्या कितना है, दूध का दूध और पानी का पानी करने की राहुल गांधी बात करते हैं। और इसी पे पूरा बवाल है। इस पूरे स्टेटमेंट पर प्रदीप जी आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वो उनकी गणना करेंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे और पता लगाएंगे किसके पास कौन सी चीज कितनी है। श्री राहुल गांधी बात जब कहते हैं कि 2014 से 2022 तक देश में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, इसलिए कहते हैं कि आज किसानों के ऊपर कर्जा है 14,000 रुपए पर किसान पर कर्जा।
इसलिए कहते हैं कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी, जबकि कहकर ये आई थी कि आय दुगनी कर देंगे, कहकर ये आई थी आय दुगनी कर देंगे और कर्ज कर दिया चौगुना और चौगुना कर दिया 74,000 रुपए प्रति किसान कर्जा हो जाता है। इसलिए जरूरत पड़ती है कि देश का कमजोर तबका जिसको आप बार बार आरक्षण से दूर भगा देते हैं, षड्यंत्र के तहत चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे कोई संस्थान हो, लगातार बैकडोर से आप आरक्षण समाप्त करने की एक षड्यंत्रकारी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर आज चीना और तमाम पाकिस्तान की बात कर रहे थे। हमें पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोल बांड में पुलवामा हमले के बाद हब पावर कंपनी जो पाकिस्तानी कंपनी है उसने चंदा किसने लिया? बीफ बेचने वाली कंपनी ने चंदा किसने लिया? आप झूठ मत बोलो, वो क्लियर हो गया, वो कोई पाकिस्तानी वो कंपनी नहीं थी। अरे बोलना मत गलत बात नहीं, बोलना मत करो। नहीं बोलना नहीं, झूठ मत बोलो, चैनल के ऊपर झूठ नहीं बोलते। जो देश के प्रधानमंत्री को यह कहे कि मंचों से झूठ बोले, मैं किसी प्रवक्ता को सम्राट चैनल पर बैठे झूठ बोलने दूंगा? किसी भी आप बोलते हैं, झूठ आपके नेता बोलते हैं। प्रधानमंत्री को है ये अधिकार क्यों देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने का? ये छोटे मोटे प्रवक्ता को आप एक सम्राट चैनल पर बैठकर झूठे बोलने देंगे? नंबर 2 बात सुनिए आप। अरे सर क्या बोल रहे हैं छोटे मोटे प्रवक्ता और ये सब? प्रवक्ता होता है, अपनी पार्टी की बात रखिए। अभी आपको उत्तर प्रदेश का बैनर लगा के पीछे बैठे हैं आपको रीजनल प्रवक्ता कोई बोल दे ये कोई पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? अपनी बात रखिए ना प्रदीप जी। छोटे मोटे प्रवक्ता क्या होता है? पार्टी के साथ मिलकर तुमने सरकारें चलाई है। ये प्रीति जी आपने कहाँ से सड़क से उठा के इन्होंने आपको बैठा दिया? पर्सनल नहीं सर, नेशनल टेलीविजन पे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मौलाना राशिद। आप मेरा पक्ष आने दीजिए। आप लगातार ये चर्चा हो रही है और आए अंतिम व्यक्ति के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी अगर उसके विकास के लिए अगर उसको मुख्यधारा में लाने के लिए बात तो बाद में सर क्यों बाद में पार्टी को क्यों फिर इस पर सफाई देनी पड़ रही है? सर सवाल तो ये बनता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद पार्टी को उस पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? वो कह रहे हैं कि ऐसा पार्टी ने जो कहा है उसमें इस तरीके से बयानबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सफाई आई है उसमें कहा गया मैनिफेस्टो में संपत्ति बांटने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की बात हम करते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं संपत्ति के पुनर्वितरण का वादा फिलहाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब साफ और स्पष्ट है। तो मतलब ये है ना कि अगर हम ये गणना करवाएंगे उसके बाद आज आप हत्या कर चुका सर नजर नहीं आ रहे हैं 2022 तक। सर आपकी लाइन क्लियर नहीं है शायद। मौलाना साहब, मौलाना राशिद, देखिए आप सवालों के जवाब तो आने दीजिए। सर आपकी लाइन एकदम क्लियर नहीं है, प्लीज एक बार पीसीआर उनसे कनेक्ट कीजिए प्रदीप जी से। मौलाना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर। प्रदीप जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए इस पर। मैं साफ कह रहा हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी इस देश के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। ये बात करते हैं या इस पर जिन्ना की चर्चा करने लगते हैं। अरे जिन्ना के साथ मिलकर तो इनके पुराने वारिस ने इस देश में आजादी के पहले जो देशों में सरकारें चलाई हैं तो जिन्ना का प्यार बार बार इधर छलकने लगता है। और आप बात करते हो आपकी सरकारों में ही इस देश में कश्मीर में पत्थरबाजियां हो रही थी। आपने उनके साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं जिन्होंने आतंकवादियों को देशभक्त कहा था। आपने उनके साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं। और आप जब हम किसानों की आय दुगनी करने की बात करते करते आप उनकी आय 27 रुपए प्रतिदिन कर देते हैं, 74,000 रुपए पर किसान का कर्जा कर देते हैं, तो हम सवाल करते हैं और ये सवाल आपको पसंद नहीं आते। लेकिन देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, इस पर स्टेटमेंट नहीं देते हैं सर। आप अपनी बातें कर लेते हैं लेकिन जो मेन सवाल है, जो मुख्य सवाल है कि देश के संसाधनों पर क्यों सिर्फ पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का होगा, देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का क्यों नहीं होगा? इस पर क्यों आप जवाब नहीं देते हैं प्रदीप सिंह जी? देश के बहुसंख्यक पिछड़े कहां जाएंगे सर? प्रीति जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही मौलाना साहब, 10 सेकंड दीजिए मुझे जवाब आने दीजिए। हमें कह रहे हैं बहुसंख्यक पिछड़ों को जब हक देने की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो आप उनसे आरक्षण छीनने का षड्यंत्र करते हो।
आप जब इनसे आरक्षण छीनने का सदन करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने आय दुगनी करते करते किसानों से उनकी आय। अरे सर, कहाँ सवाल पूछ रही हूँ मैं, कहाँ आप किसानों पे चले गए? अल्पसंख्यक पिछड़ों पे जवाब दीजिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आपने कहा कि मैं आपको जवाब नहीं देने दे रही हूँ। अल्पसंख्यक और पिछड़ों पे हम बता रहे हैं क्या आपने उनसे क्यों सिर्फ नहीं क्यों सिर्फ पार्टी अल्पसंख्यकों के बारे में सोचे सर? पिछड़ों का, दलितों का क्या? मौलाना राशिद साहब क्या कह रहे हैं? नहीं सर, गोल मोल जलेबी की तरह जवाब मत दीजिए सर, छोड़िए। मुस्लिम स्कॉलर, हमने किसी पाकिस्तानी कंपनी से सीधी सीधी जलेबी वाली जवाब मत दीजिए सर। मौलाना साहब, अच्छा ठीक है सर, रुकिए सर, रुकिए। मौलाना राशिद जी, आपको आवाज आ रही है? हमने लाखों का सौदा करने वाली वैक्सीन बेचने वाली कंपनी से। ठीक है मनीष गुप्ता जी, क्यों बहुसंख्यक पिछड़ों के बारे में नहीं सोचा जाता? क्यों तुष्टीकरण के नाम पर सिर्फ अल्पसंख्यकों का नाम लिया जाता है? बहुसंख्यक पिछड़े कहाँ जाएंगे? अरे मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, अभी मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ जाएंगे वो लोग? मनीष गुप्ता जी जवाब दीजिए। उसकी आय अरे 27 रुपए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होती है, तो ये सवाल ये नहीं कहा कि गरीब मुसलमानों को, उन्होंने ये कहा मुसलमानों को। इसका मतलब ये है कि मुसलमान चाहे अमीर है या गरीब है, उसको लाभ मिलेगा। अगर अमीर मुसलमान नहीं, अगर कोई मुसलमान 100 करोड़ का भी मकान है, उसको लाभ मिलेगा। ये झूठ प्रदीप जी एक सेकंड, राशिद साहब को आवाज नहीं जा रही मेरी। हम निश्चित तौर पर हम कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी, राशिद साहब किसानों को हम निश्चित तौर पर। ठीक है, विजय शर्मा जी जल्दी से, विजय शर्मा जी। प्रदीप सिंह जी, मौलाना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप सिंह, मौलाना साहब ठीक है, विजय शर्मा जी। प्रदीप विजय शर्मा जी। यस, मैं एक बहुत छोटा सा आम कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, और हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आपकी तरह युवराज की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक नहीं, आप मुस्लिमों की बात करते हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हो। आप बात को घुमा रहे हो जलेबी की तरह, घूम इधर उधर। तो मैंने आपको मुद्दे की बात कही थी कि कांग्रेस जो है उसने दिल्ली के अंदर लुटियन जोन के अंदर 23 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। आज वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है कि देश में भारत सरकार के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास है। धर्म के आधार पे आप आरक्षण देते हो और मुस्लिमों को कहते हो कि उनका रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, प्राकृतिक संसाधन नहीं, देश के संसाधनों के ऊपर। आपके राहुल बाबा अभी युवराज जी कहते हैं कि अरे इनको चुप कराइए, इनका चुप कराइए, इनको बोलना आता नहीं है। प्रीति जी इनको चुप कराइए। अच्छा सुन लीजिए ना, इनको नहीं पता विजय शर्मा जी सुन लीजिए। मौलाना साहब आपको अभी आवाज आ रही है? मौलाना साहब उसके जितने भी विजय शर्मा जी, आप सुनिए इनसे। 5 गुना बजट हमने बनाया है कृषि के अंदर। एमएसपी पे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 14 फसलें ऐसी है जिसपे हम एमएसपी पे दे रहे हैं। तो आप जरा पढ़ के आइए श्रीमान जी। 11 करोड़ किसानों को हम 6,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि के अंदर 11 लाख करोड़ का हमने सब्सिडी दिया खाद का। आज विश्व में 3,000 रुपए का। राशिद साहब आपको आवाज आ रही है? राशिद साहब ठीक है, राशिद साहब बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी मुस्लिम लीग का जिक्र आया और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया है मुस्लिम लीग का। आप मुझे बताइए, आज़ादी के बाद में अब तक मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को कहां सपोर्ट किया है? पार्टी में हो, बसपा में हो, समाजवादी में हो, जितनी भी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, हिंदू को लीडर मानते हुए आए मुसलमान। कहाँ अपने मुसलमान को लीडर माना है? आज मुस्लिम लीग की हालत ये है कि केरल में एक सीट पर सिमट कर रह गई। तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कैसा हो सकता है? प्रधानमंत्री की मुस्लिम की भाषा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए बोली गई। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, राम मंदिर को तो बड़े शान के साथ इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के साथ इन्होंने
प्राण प्रतिष्ठा की थी, क्या हुआ राम मंदिर का? चुनाव में जिक्र नहीं है राम मंदिर का बिल्कुल भी। वो कहाँ गया राम मंदिर का हुआ? दूसरे ये है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर कोई जिक्र नहीं करते। ठीक है, इसका जवाब दे देते। क्यों चुनाव में महंगाई राम पर मंदिर कोई का चर्चा जिक्र नहीं नहीं होती, कर रहे हैं आप? बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती। मौलाना साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनवा लिया, चुनाव में जिक्र नहीं कर रहे आप लोग। अरे मुझे तो आज बड़ी हंसी आ रही है कि हर चुनाव में यही कहते थे कि आप राम मंदिर को मुद्दा बनाते हो, आप राम मंदिर के बारे में डेट नहीं बताते हो कब बनाएंगे। आप बना दिया, हम उसके बारे में नहीं बोलते। आप इससे भी आपको मिर्ची वाह वाह वाह, चित भी अपनी पट भी अपनी और सिक्का मेरे बाप का। आप दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। अगर हम बातें करते हैं, चित भी अपनी पट भी अपनी, तो आप कहते थे देखो ये राम मंदिर की राजनीति करते हैं। अगर राम मंदिर के मुद्दे की हवा निकल गई तो अब आप चुप हो गए। तो कहते हैं आप ये क्यों नहीं कहते कि राम मंदिर मुद्दे की हवा निकल गई? राम मंदिर पर कोई वोट नहीं देगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये बोलो ना कि तमाम मेहमान, समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए। और आपने देखा पहले चरण के चुनाव के बाद अब लगातार ये जो चुनावी घमासान है वो आगे बढ़ता जा रहा है। वाद प्रतिवाद और एक एक चीज पर जो दोनों ही पक्ष, दोनों ही पार्टियां हैं, उनकी तीखी नजर है, पहरी नजर है और जबरदस्त वार प्रतिवार किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे। कोई भी बड़ी अपडेट आपके हमारे पास आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कहीं मजा